तो हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर हमने अल्कोहल और फिनॉल का प्रिपरेशन देख लिया था। आज हम बढ़ेंगे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ और फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम 3-4 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले आएंगी नेचर ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यहां पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, द डिफरेंस बिटवीन द इंट्रा एंड इंटर। इंट्रा मतलब क्या और इंटर मतलब क्या? इंटर मतलब क्या? दो चीजों के बीच में। मतलब कि अगर इंडिया एक पूरा कंट्री है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो दो स्टेट्स के बीच में होने वाला क्या होगा? इंट्रा नेशन। मतलब क्या? एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट में हो रहा है, इसके लिए हम बोलेंगे उसको इंट्रा नेशन। वही अगर दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल या तो फिर इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब क्या? दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में होने वाला। इंटरनेशनल मतलब क्या? सेम कंट्री के अलग अलग स्टेट्स के अंदर बीच में होने वाला। ठीक है, तो वैसे ही अब इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब क्या? सेम मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग फोर्सेस एक्ट करने वाले। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब क्या? दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस रहने वाले। ठीक है, तो अल्कोहल और फिनॉल, इन दोनों के अंदर हमने देखा था कि OH ग्रुप रहता है। OH ग्रुप मतलब क्या? O के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, S के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये हो गया एक पोलर कंपाउंड या तो फिर पोलर। ठीक है, और दूसरी बात, अगर इसके विसिनिटी के अंदर एक और एक OH ग्रुप आ जाता है तो O के ऊपर वापस रहेगा पार्शियल नेगेटिव, S के ऊपर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, ये है पार्शियल पॉजिटिव, ये है पार्शियल नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए? तो अब ये OH वाटर का रह सकता है या तो दूसरे अल्कोहल का रह सकता, बराबर है? तो अगर ये सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, इन दोनों के बीच में फिर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा। यहां पे क्या रहेगा? इंट्रा की इंटर, इंट्रामॉलिक्यूलर। क्यों? क्योंकि सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये फोर्सेस रह रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। वहीं पे अगर मैं दो कंपाउंड्स ले लूं, तो ये 1 ये 2, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर। इसमें क्या था? इंट्रामॉलिक्यूलर। समझ गए? तो ये हो गई हमारी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद आते हैं हम हमारी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी पे, जो कि है उसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे अल्कोहल और फिनॉल्स को। अल्कोहल और ये हो गया फिनॉल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? अल्कोहल क्या रहता? कलरलेस रहता, टॉक्सिक रहता, और उसको एक टिपिकल अल्कोहलिक ओडर रहेगा। ठीक है, फिनॉल, फिनॉल भी क्या रहता है? कलरलेस रहता है, टॉक्सिक रहता है। इसको कौन सा ऑर्डर रहेगा? यहाँ पे अल्कोहलिक ऑर्डर था, तो यहाँ पे आ जाएगा फिनॉलिक ऑर्डर, जिसको हम कार्बोलिक ऑर्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिनॉल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है। ये हो गई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट के रिस्पेक्टिव। ठीक है, इसको रट्टे मारना पड़ता है, इसके अंदर कोई और कंसेप्ट नहीं है। ये कलरलेस है, ये कलरलेस क्यों है? इसका कोई कंसेप्ट नहीं रहता। कलरलेस है, कलरलेस है, टॉक्सिक है, टॉक्सिक है, अल्कोहलिक ऑर्डर है, अल्कोहलिक ऑर्डर है, इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है। ये प्लेन बेसिक फैक्ट्स है और इसको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पे।
बॉइलिंग पॉइंट का भी एकदम सिंपल रेशियो है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे अपना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। खत्म। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्युबिलिटी डिसाइड करने के अंदर। ठीक है, तो जो अपने लोअर अल्कोहल्स रहते हैं और फिनॉल्स रहते हैं, लोअर अल्कोहल्स मतलब क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। वाटर के साथ। ठीक है, तो अगर मैं एक अल्कोहल ले लूं तो इसके ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव, ये आ गया अपना वाटर का मॉलिक्यूल। अब इन दोनों के बीच में बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वैसे ही अगर आप फिनॉल का ले लें, यहां पे आ गया वाटर मॉलिक्यूल, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगे। ये हो गया अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हो गया अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों कौन से टाइप के हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस, उसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। तो अब क्या होता है, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगी। ठीक है, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। तो ये बात ध्यान रखना। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको अच्छी तरीके से सुनो। मैं 2 एग्जांपल देता हूं, ठीक है, और उसके अंदर अभी आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा सॉल्युबल रहेगा और कौन सा कम सॉल्युबल रहेगा। ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये ले लिया हमने पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब मुझे बताओ किस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी, इसकी या इसकी? कुछ बच्चे बोलेंगे इसकी रहेगी, कुछ बच्चे बोलेंगे इसकी रहेगी। अब मैं इसका एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम रिजल्ट डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये है ऑर्थो पोजीशन पे, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये है पैरा पोजीशंस के ऊपर। यानी कि इस OH ग्रुप और इस नाइट्रो ग्रुप के बीच में का डिस्टेंस कम है यहाँ पे, इस नाइट्रो ग्रुप और इस OH ग्रुप का डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, और ये इसको दोनों में हमने डाला है पानी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे पूरा पानी है, यानी कि H2O मॉलिक्यूल्स है हर जगह पे, यानी यहां पे भी H2O मॉलिक्यूल्स है, यहां पे भी H2O मॉलिक्यूल्स है, यहां पे भी है, और यहां पे भी है। बराबर है, सब जगह वाटर मॉलिक्यूल स्प्रेड है, इन जहां पे हमने इन दोनों को डाल के रखा है। अब मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कम है, तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन भी बॉन्डिंग करेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होना कम प्रोबेबिलिटी है। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये कहां पे बॉन्ड करेगा, अपने नियरेस्ट हाइड्रोजन के साथ, यानी कि ये इसके साथ। ये किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, इसके साथ। ये किसके साथ करेगा, इन दोनों के बीच में। इसके साथ भी करेगा, लेकिन कंपैरेटिवली चांसेस ज्यादा किसके, इसके। यानी कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा प्रेडोमिनेंट है और उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर ज्यादा प्रेडोमिनेंट है। बराबर है,
ये आपस के अंदर पेयर करेंगे, ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बात करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल और पैरानाइट्रोफेनॉल, इनके बीच में रहेगा अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब कि वाटर के साथ अट्रैक्टिव फोर्स किसका ज्यादा है? पैरानाइट्रोफेनॉल का, एज कंपेयर टू ऑर्थो। वाटर के साथ में पैरानाइट्रोफेनॉल का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का वाटर के साथ में अट्रैक्टिव फोर्स कम है। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ज्यादा सोलिबिलिटी, यानी कि पैरानाइट्रोफेनॉल की सोलिबिलिटी ज्यादा रहेगी, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल की सोलिबिलिटी कम रहेगी, सेम अमाउंट ऑफ वाटर। समझ गए? ठीक है, तो ये देख ली हमने अपनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी? अल्कोहल और फिनॉल। अब हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले लैब टेस्ट। एक लैब के अंदर अपन कैसे टेस्ट करेंगे कि जो गिवन कंपाउंड है वो अल्कोहल है कि फिनॉल है? तो एकदम इजी क्या है, लिटमस टेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत बार है ना कंफ्यूजन होता है कि एसिडिक है तो रेड कलर का रहेगा कि ब्लू कलर का रहेगा, बेसिक है तो रेड कलर का रहेगा कि ब्लू कलर का रहेगा। तो दो पॉसिबिलिटीज रहती है, या तो वो होता है रेड से ब्लू, या तो वो होता है ब्लू से रेड। अब इसमें से कौन सा एसिडिक और कौन सा बेसिक? तो याद रखना, बेसिक बी। तो बेसिक के अंदर फाइनल कलर होगा ब्लू, एसिडिक के अंदर फाइनल कलर होगा रेड, ठीक है। यानी कि जो भी कंपाउंड एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जो भी बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा वो क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। सही है। अब हम बात करेंगे एक्चुअल टॉपिक, अल्कोहल और फिनॉल। तो अल्कोहल और फिनॉल, अभी के लिए इतना याद रखो कि अल्कोहल एक्वियस सॉल्यूशन में न्यूट्रल रहता है, और ये जो है ये वीक एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। इसका रीजन मैं आपको अभी 5 मिनट के अंदर एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिलहाल के लिए याद रखो कि अल्कोहल न्यूट्रल रहता है एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर, और फिनॉल जो है वो वीक एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है। मतलब ये क्या, ये लिटमस की पेपर के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट रहेगा क्या? नहीं, यानी कि लिटमस नो चेंज। लेकिन फिनॉल क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा है, यानी कि फाइनल जो है वो रेड कलर आना चाहिए, यानी कि क्या करेगा, ब्लू टू रेड लिटमस। समझ गया लिटमस टेस्ट। उसके बाद हम आते हैं रिएक्शन विद बेसिस के ऊपर, ठीक है। लैब टेस्ट के अंदर हमने पहले कौन सा देख लिया, लिटमस टेस्ट। अब हम दूसरा देखने जा रहे हैं जो कि है रिएक्शन विद बेसिस, ठीक है। अब एक चीज याद रखो हमेशा कि अगर वीक एसिड रहा तो उसको साथ रिएक्शन करवाने के लिए अपने को होना स्ट्रॉन्ग बेस, तभी वो रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहा तो वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता। समझ गए? वीक एसिड रहा तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहा तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को रिएक्ट करवा सकता है। एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने आपको जस्ट बताया 2 मिनट पहले कि फिनॉल एक वीक एसिडिक प्रॉपर्टी बताया था। स्ट्रॉन्ग एसिड आपको सबको पता है HCl, ठीक है। और अभी एग्जांपल ले लो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का, NaOH और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो अब क्या है, फिनॉल का आपको बता दो, HCl दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। मतलब कि अगर हमने HCl को NaHCO3 के साथ रिएक्ट करवाया तो कैसा होगा रिएक्शन, वाटर बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और CO2 बनेगा, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसी होगी रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। बेसिकली मतलब कि
HCl वीक और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के साथ में रिएक्ट कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में, ठीक है। अब फिनॉल वीक एसिड यानी कि वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो NaOH के साथ जरूर रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो NaOH के साथ वो किस तरीके से रिएक्ट करता है वो भी देखेंगे। फिनॉल की बात चालू है। फिनॉल को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है, यही हो गया फिनॉल। फिनॉल को मैंने रिएक्ट करवाया NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, ठीक है। कभी भी याद रखना, अगर मैं ये कंपाउंड लिखता हूं, ये ग्रुप को हम बोलेंगे एल्कोक्साइड, ये ग्रुप को हम बोलेंगे फिनॉक्साइड, तो अब प्रोडक्ट के अंदर क्या बना था, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं अपन, फिनॉक्साइड। कौन सा, सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल का हमने देख लिया रिएक्शन विद बेसेस की, फिनॉल को अगर हमने बेस के साथ रिएक्ट कराया तो हमको क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब वही, अब आते हैं अल्कोहल के ऊपर। अल्कोहल का क्या नाटक है कि अल्कोहल हमने देखा था कि एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर वो न्यूट्रल रहता, और फिनॉल देखा था वीक एसिडिक प्रॉपर्टी। लेकिन अल्कोहल अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाए जैसे कि सोडियम, तो वो भी वीक एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा देता है, ठीक है। तो अभी अगर हमको अल्कोहल का टेस्ट करना है तो हम अल्कोहल को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि इस केस में रहेगा सोडियम मेटल, ठीक है। तो हमने ये लिया अल्कोहल, उसको हमने रिएक्ट करवाया सोडियम मेटल के साथ, क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन बनेगा। कौन सा वाला, सोडियम, तो R, ये हो गया अपना सोडियम एल्कोक्साइड, प्लस रिलीज होगा H2 गैस। तो ये H2 गैस अगर अपने पास रिलीज हो रहा है, मतलब भी क्या, इस सबस्ट्रेट के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है। समझ गया, क्लियर, ठीक। तो ये हमने देख लिया रिएक्शन विद बेसिस। तो अभी तक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या देखा, लैब टेस्ट देखे। लैब टेस्ट के अंदर फर्स्ट कौन सी रिएक्शन थी, लिटमस टेस्ट थी, और दूसरी कौन सी हो गई अभी, रिएक्शन विद बेसिस। अब आते हैं हमारे तीसरी प्रॉपर्टीज पे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फिनॉल टेस्ट। ये टेस्ट स्पेशली फिनॉल के डिटेक्शन के लिए यूज करी जाती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिनॉल लेंगे, फिनॉल का डिटेक्शन करना है तो कंपाउंड के अंदर फिनॉल होना जरूरी है, ठीक है। इसको हम रिएक्शन कराएंगे फेरिक क्लोराइड के साथ। फेरस और फेरिक क्लोराइड के अंदर डिफरेंस रहता है, याद रखना, ठीक है। तो हमने क्या लिया, फिनॉल लिया, उसको फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बनेगा, फेरिक फिनॉक्साइड। ये हो गया अपना फिनॉक्साइड, सही है। कौन सा वाला, फेरिक फिनॉक्साइड इससे तैयार हो गया, ठीक है। अब क्यों कैरेक्टरिस्टिक फिनॉल टेस्ट में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका डिटेक्शन बहुत इजी। अगर फेरिक फिनॉक्साइड बन रहा है तो उसका कलर देता है, क्या कलर देता है, पर्पल कलर, या उसको वायलेट भी बोल सकते हैं, और कभी कभी, ठीक है। तो अगर ये कलर अपने को दिख रहा है मतलब कि फेरिक फिनॉक्साइड प्रेजेंट है, फेरिक फिनॉक्साइड प्रेजेंट है, यानी कि जो हमने सबस्ट्रेट लिया था वो फिनॉल था। हो गया फिनॉल डिटेक्ट। तो लैब टेस्ट के अंदर हमने क्या देखा, पहले लिटमस टेस्ट देखा, दूसरा रिएक्शन विद बेसिस देखा, तीसरा क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक फिनॉल टेस्ट, ठीक है। अब चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, जो कि है लुकास रिएजेंट के साथ। लुकास रिएजेंट याद करो, एल्किल हैलाइड्स,
क्या था? लुकास टेस्ट, ठीक है। लुकास टेस्ट के अंदर आपको क्या यूज करना है? लुकास का टेस्ट, लुकास का नाम दिया मतलब कि लुकास का रिएजेंट ही यूज करना पड़ेगा। ये लिया हमने लुकास का रिएजेंट। लुकास का रिएजेंट यानी क्या? याद कहा है क्या? HCl plus ZnCl2, उसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो टेस्ट है, ये अल्कोहल तो हमने ले लिया, अल्कोहल है ये हमें पता है, लेकिन अब ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है। तो इन तीनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये लुकास टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इस टेस्ट के अंदर, हमने लिया अल्कोहल, उसको हमने रिएक्ट करा है ये लुकास रिएजेंट से, क्या बनेगा? अल्किल हैलाइड बनेगा, इस केस में अल्किल क्लोराइड। ये रिएक्शन तो सबको पता है। डिफरेंशिएट कैसे किया? क्या होता है, अल्कोहल जो है ये सोल्यूबल है, लेकिन अल्किल क्लोराइड जो है ये इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल है इसका मतलब ही क्या कि ये टर्बिडिटी दिखाएगा। टर्बिडिटी दिखाता है यानी क्या? उसके अंदर अपने को दिखता है कि वो सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द स्पीड कि कितने जल्दी टर्बिडिटी फॉर्म हो रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर, हमें पता चलेगा कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ठीक है। टर्शरी के अंदर सबसे जल्दी हो जाएगा, सेकेंडरी के अंदर और थोड़ी देर लगेगी, और प्राइमरी के अंदर जब हीटिंग होगा तभी उसके अंदर टर्बिडिटी दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखती। अगर आपको हीट करके टर्बिडिटी मिल रही है मतलब क्या कि जो सबस्ट्रेट लिया था हमारा वो था प्राइमरी अल्कोहल। अगर कुछ देर लग रही है तो रहेगा सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन विदाउट हीटिंग। देर लग गई लेकिन विदाउट हीटिंग में हमको टर्बिडिटी मिल रही है। अगर डालते के साथ टर्बिडिटी मिल गई वो हो गया हमारा टर्शरी अल्कोहल। हो गया डिफरेंशिएशन। तो लैब टेस्ट में क्या क्या देखा? फिर से पहले था लिटमस। लिटमस के अंदर क्या हो रहा था? ब्लू कलर टू रेड कलर हो रहा था। किसके साथ? फिनॉल के साथ। क्यों? क्योंकि वो वीक एसिडिक कैरेक्टर दिखा था। अल्कोहल क्या है? न्यूट्रल है। किसमें? एक्वियस सॉल्यूशन। दूसरा हमने क्या देखा? रिएक्शन विद बेसिस। कौन करेगा? फिनॉल करेगा। किसके साथ करेगा? NaOH के साथ करेगा। क्यों? क्योंकि फिनॉल एक है वीक एसिडिक कैरेक्टर वाला कंपाउंड। उसके बाद में हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक फिनॉल टेस्ट। उसके अंदर हमने क्या यूज किया था? फेरिक क्लोराइड। और उसके बाद में हमने लास्ट में देखा लुकास टेस्ट। हो गया? अब लैब टेस्ट तो हो गई, ठीक है। अब याद करो मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल जो है वो न्यूट्रल है और फिनॉल जो है वो वीकली एसिडिक है, बताया था। और मैंने ये भी बोला था कि अभी आपको 5 मिनट के साथ उसको डिटेल में बताऊंगा कि क्यों है ऐसा, क्यों है वो देखेंगे अभी। तो देखो ये हमने लिया है अल्कोहल, ठीक है। आयोनाइजेशन जब इसका होगा तो क्या बनेगा? सही है। अब किसी को भी अपने ऊपर चार्ज रहना अच्छा नहीं लगता। कोई भी क्या चाहता है कि वो स्टेबल बने। हर इंसान क्या चाहता है कि वो स्टेबल बने लाइफ के अंदर, घर हो, गाड़ी हो, कुछ कमाने का इनकम सोर्स हो। डिस्टेबलाइज कोई नहीं रहना चाहता। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंड्यूसिंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंड्यूसिंग इफेक्ट के वजह से क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बढ़ते चले जाता है। यानी कि पहले तो ऑलरेडी डिस्टेबलाइज था हाइड्रोजन के जाने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंड्यूसिंग इफेक्ट की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाता, यानी कि ये और ज्यादा डिस्टेबलाइज होने लग जाता। तो ये क्या बोलता, इससे अच्छा तो मैं हाइड्रोजन को डाल ही ना दूं, तो वो होता ही नहीं, वो आयोनाइजेशन होता ही नहीं और ये ऐसा ही रहता है न्यूट्रल। तो आप बोलोगे तो फिनॉल के साथ होना चाहिए, लेकिन याद रखो फिनॉल के अंदर है एक एरोमेटिक रिंग। याद है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ पढ़ा था हमने, कोई बात नहीं वापस बताओ।
फिनॉल के अंदर क्या होता है, ये हमने लिया है फिनॉल, इसमें से अभी हाइड्रोजन चले गया, अब ऑक्सीजन अकेला बच गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, डिस्टेबलाइज होना चालू हो गया, हाइड्रोजन चले गए, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। तो अब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चालू हो जाएंगे, जो मैं आपको बताया था, यानी कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये डीलोकलाइज होंगे, इसके अंदर कभी भी जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज नहीं रहता, यानी कि एक ही जगह पे टिका हुआ नहीं रहता। याद है वोल्टू, ये हम जाएंगे वोल्टू के ऊपर, मतलब ये क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके यहाँ पे बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, सही है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, ठीक है। वैसे ही ये यहां पे कन्वर्ट होगा और ये यहां पे कन्वर्ट होगा, तो अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब लास्ट में ये नेगेटिव चार्ज वापस ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएगा, ठीक है, वही फर्स्ट कंपाउंड। तो इस तरीके से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये घूमते रहेगा, मतलब कि मैक्सिमम आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखोगे, अगर मैं इसको लेवल कर दूं 1 2 3 4 5, इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज था ही नहीं, यानी कि ये कंपाउंड अभी स्टेबल है। इसका मतलब कि फिनॉल आयनाइजेशन कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो डिस्टेबलाइज हो नहीं रहा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा ज्यादा देर तक, तो इसके वजह से वो वीकली एसिडिक रहता है, समझ गए, क्यों अल्कोहल न्यूट्रल रहता है और क्यों फिनॉल वीकली एसिडिक रहता, ठीक है। अब हम आएंगे अपने अगले रिएक्शन के ऊपर, जो कि है एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन के अंदर क्या है, हम कोई भी एक अल्कोहल या फिनॉल लिया, उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड या तो एसिडिक हलाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड या तो एसिडिक हलाइड्स या तो फिर एसिड हाइड्राइड, इनमें से किसी के भी साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो क्या बनेगा, एस्टर। यानी कि हमने क्या किया, अल्कोहल लिया और उसको एस्टर बनाया, इसका मतलब ये क्या, हमने क्या करा, एस्टरिफिकेशन, किसका, अल्कोहल और फिनॉल का, बराबर। तो तीनों के साथ देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है अल्कोहल फिनॉल का, एसिडिक हैलाइड के साथ अल्कोहल फिनॉल कैसे रिएक्ट करते हैं, और एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ अल्कोहल फिनॉल कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 टोटल हम 6 रिएक्शन सभी एक साथ देखने वाले, ठीक है। सबसे पहले लिया हमने अल्कोहल, रिएक्शन नंबर 1, अल्कोहल को हमने रिएक्ट कराया, सबसे पहले क्या लिखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ही मैं दूसरे वे में कैसे लिख सकता हूं, सही है, इसको मैंने उसके स्ट्रक्चर में लिखा, तो अल्कोहल लिया, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, मैंने बोला था इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 का काम क्या है, ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे पास ईस्टर रह जाएगा और निकल जाएगा वाटर, ठीक है। याद रखना ये जो ऑक्सीजन है ये आता किसका है, अब दो पॉसिबिलिटीज है, ये ऑक्सीजन इसका भी हो सकता, ये ऑक्सीजन इसका भी हो सकता, मतलब या तो ऐसा भी वाटर बन सकता है, नहीं तो ऐसा भी वाटर बन सकता है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक मैंने लिखा है, थोड़ी देर तक सोच लो, वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा कि किसका ऑक्सीजन रहता है, ठीक है।
थोड़ा दिमाग लगाओ तब तक। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन अल्कोहल के साथ। वही हम यूज करेंगे फिनॉल। तो फिनॉल के साथ जब हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, तो क्या मिलेगा हमें एस्टर। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विद एसिड हैलाइड्स। ठीक है, तो ये लिया हमने अल्कोहल, इसको यूज करा हमने, इसको ऐड करा हमने एसिड हैलाइड। इस केस के अंदर हम फॉर एग्जांपल लेंगे एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। pyridine क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एंड प्रोडक्ट एज अ बाय प्रोडक्ट अपने को मिलता है HCl। तो इस HCl को हटाने के लिए हम pyridine यूज करते हैं। HCl क्या है? एसिड है। pyridine क्या है? बेस है। तो ये दोनों ये pyridine क्या करेगा? HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे इसका मतलब क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड भी जा सकती है, रिवर्स भी जा सकती है। अब हमको क्या करना है? स्टेरिफिकेशन करना है, यानी इसको सिर्फ आगे लेके जाना है। तो क्या करना पड़ेगा? उसका रिवर्स का रेट कम करना पड़ेगा। रिवर्स का रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो दोनों प्रोडक्ट्स है उसमें से एक को निकाल दो ताकि रिवर्स रिएक्शन हो ही ना। तो इन दोनों में से हम वाटर को निकालते हैं। तो जैसे जैसे वाटर की क्वांटिटी डिक्रीज होगी वैसे वैसे उसका रिवर्स रिएक्शन का रेट डिक्रीज होगा और उतनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे? रिएक्शन नंबर 4, फिनॉल लिया, उसको एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। ठीक है, सेम है, समझ में आ गया सभी को? ये हो गया हमारा एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन। अब हम आते हैं फाइनल स्टेप पे। अल्कोहल लिया, ध्यान रखो बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं। जब हम एसिड यूज कर रहे थे तब बन रहा था वाटर, जब हम एसिड हैलाइड यूज कर रहे हैं तब बन रहा है HCl, और जब हम एसिड हाइड्राइड यूज कर रहे हैं तब बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट्स तीनों के अंदर डिफरेंट है। जैसे जैसे अपना रिएजेंट बदलते जा रहा है वैसे वैसे अपना बाय प्रोडक्ट भी बदलते जा रहा है। ठीक है, लास्ट रिएक्शन फिनॉल के साथ में सेम कर रहे हैं, सेम स्टेप है, बस जैसे जैसे रिएजेंट बदलते जा रहा है वैसे वैसे अपना बाय प्रोडक्ट बदलते जा रहा है, बाकी सब सेम है। ठीक है, समझ गए? सेम रिएक्शन है। क्या लिया हमने? अल्कोहल फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, उसके बाद में क्या कर रहा है? एसिड हैलाइड के साथ, उसके बाद में एसिड हाइड्राइड के साथ। क्या रिएक्शंस मिले? सेम मिला, एस्टर मिला, और उसके साथ साथ में बस बाय प्रोडक्ट चेंज हुए। एसिड के साथ में क्या मिला था? वाटर। एसिड हैलाइड के साथ क्या मिला? HCl, और उसके बाद एसिड हाइड्राइड के साथ क्या मिला? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब जो मेरा क्वेश्चन था, ऑक्सीजन आता कहां से? जो दूसरा ऑक्सीजन है, ये जो है ये तो एसिड का है, ये वाला ऑक्सीजन, लेकिन ये वाला जो है वो यहां का है कि यहां का है? इसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो ये मैं आपको बताता हूं। एस्टेरिफिकेशन होता किस मैकेनिज्म की वजह से? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा सुनने में, जिसकी वजह से आपको रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो होता क्या है, ये एसिड है। ठीक है, अब जब मैंने बताया था कि वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है? प्रोटॉन देना। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो है H+, ये आके इधर ऑक्सीजन को अटैच हो जाता है। ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे फुलफिल्ड है, पर क्या होता, अगर ये इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो ऑक्सीजन के ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया, बराबर है। अब क्या बोलता ऑक्सीजन, मुझे पॉजिटिव चार्ज होना नहीं, तो वो क्या करता? कार्बन को धोखा देता। कार्बन को धोखा देने की वजह से ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिसके वजह से कार्बन के ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया, बराबर। अब एसिड को रिएक्ट किसके साथ करवा देते हैं? अल्कोहल के साथ। ये आया अपना अल्कोहल,
अब ये जो ऑक्सीजन है इसने देख लिया कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मेरा रास्ता साफ है, मैं इसके ऊपर जाकर अटैच हो सकता हूं। क्या बनता है? अल्कोहल ने देख लिया कि अब मेरा रास्ता साफ है, तो वो क्या करता है, इस कार्बन को जाके जुड़ जाता है और खुद पे ले लेता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब एक कंसेप्ट है टॉटोमरिज्म नाम का। टॉटोमरिज्म मतलब क्या? आइसोमर्स जो कि डिफर करेंगे पोजीशन ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये एक सेम है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर, बस अगर एक प्रोटॉन की पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे टॉटोमरिज्म। उस फिनोमेना को हम बोलेंगे टॉटोमरिज्म, यानी कि आइसोमर्स व्हिच डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन्स इज कॉल्ड टॉटोमरिज्म। ठीक है, तो अब ये एग्जिबिट करेगा टॉटोमरिज्म, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन से कट जाएगा और यहां पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये लिया एक कंपाउंड, यहां पे इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये जो हाइड्रोजन ये टूट के यहां पे लग जाएगा, तो इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज गायब और ये बच गया। सिंपल है। क्या था? एसिड था। एसिड को अगर एक प्रोटॉन मिल गया तो ये ऑक्सीजन के ऊपर वो आके जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता। ऑक्सीजन बोलता मुझे नहीं चाहिए पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या करता, कार्बन को धोखा दे देता, जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता, ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज चल जाता और कार्बन के ऊपर आके लटक जाता। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखा कि अपना अल्कोहल बोलता मेरा रास्ता साफ, वो आके उसको चिपक जाता और पॉजिटिव चार्ज खुद पे ले लेता। अब ये जो कंपाउंड है ये एग्जिबिट करता टॉटोमरिज्म, यानी कि ये ऑक्सीजन इधर के ऑक्सीजन और इधर के ऑक्सीजन के ऊपर खुद छलांग मारता रहता, कभी इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, ये इस तरीके से अब चलते रहेगा, कभी ये बनेगा, कभी वो बनेगा, कभी ये बनेगा, कभी वो बनेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो यहां पे हाइड्रोजन अटैच हुआ था तो ये वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाएगा। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया तो वापस क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हटाने को अब ऑक्सीजन को क्या होता है, अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। वो बोलता मेरे वजह से तेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, मैंने हाइड्रोजन के साथ चिपका और तुझे धोखा दिया था, लेकिन अब मैं वो गलती सुधारूंगा, मैं वापस हाइड्रोजन को भेजूंगा और तेरा पॉजिटिव चार्ज हटाऊंगा। तो अब क्या होता, यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल चल गया, यहां से भी हाइड्रोजन चले गया और बच गया सिर्फ ये। क्या है ये? एस्टर। समझ गए? तो ये है मैकेनिज्म एस्टरिफिकेशन का, जिसके अंदर टॉटोमरिज्म नाम का एक कंसेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, खत्म। अब बढ़ते हैं एसिडिक डेरिवेटिव्स की तरफ। एस्टरिफिकेशन हो गया तो हमने देख ली लैब टेस्ट, उसके बाद में हमने देखा वो क्यों अल्कोहल न्यूट्रल रहता है एक्वस सॉल्यूशन में और क्यों फिनॉल वीक एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। उसके बाद में हमने देखा एस्टरिफिकेशन। अब चलते हैं एसिडिक डेरिवेटिव्स की तरफ। इसका मतलब क्या होता है, एसिडिक मतलब क्या है? इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है ये बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। तो अब क्या होता है, अगर हमें देखना है कि आपको एक कंपाउंड मिला, फॉर एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड ले लो। ठीक है, ये है सैलिसिलिक एसिड। क्या और कोई दूसरा कंपाउंड है, तो अपने को देखना है गिवन जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप्स है, अल्कोहलिक या फेनोलिक, कितने नंबर ऑफ ऐसे ग्रुप्स है। अगर हमें उसको गिनना है तो कैसे गिनेंगे, उसके लिए हम करते हैं उसका एसिडिक डेरिवेशन। मतलब कि जितने भी OH ग्रुप है उसके अंदर से ये हाइड्रोजन हट जाएगा और वहां पे ये एसिडिक ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ऐसे जितने एसिडिक ग्रुप्स अटैच होते हैं मतलब कि उतने ही नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स हैं। समझ गए? तो बेसिकली हम ये क्यों गिनने के लिए करते हैं,
ये देखने के लिए कि कितने नंबर ऑफ अल्कोहलिक या फेनोलिक ग्रुप उस कंपाउंड के अंदर अटैच थे। ठीक है, तो कैसे होता है, ये हमने लिया एक सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, उसको हमने करा एसिटिलेशन, एसिटिलेशन कराने के बाद क्या होगा, एसिटिल ग्रुप जाके इसको रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को। एसिटिल ग्रुप मतलब कि क्या, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप यहां पे आ जाएगा, तो क्या बनता है फाइनल, ये यहां पे आ गया अपना एसिटिल ग्रुप। ठीक है, इसको बोलेंगे एसिटिल डेरिवेटिव। क्या करा हमने, सैलिसिलिक एसिड का एसिटिलेशन करवाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये हाइड्रोजन निकल गया और एसिटिल ग्रुप ऐड हुआ। अब ये जो कंपाउंड बना इसी को हम बोलते हैं एस्पिरिन। एडवर्टाइजमेंट आती ना एस्पिरिन, उसी को क्या बोल सकते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड का जब हम एसिटिलेशन कराते हैं तो अपने को मिलता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, यानी जितने भी OH ग्रुप का OH ग्रुप होंगे उस OH ग्रुप में से H हट जाएगा और एसिटिल ग्रुप वहां पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ में बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये जो हाइड्रोजन अब निकला था इसको भी तो कहां जाके जोड़ना पड़ेगा, यहां जाके जुड़ जाएगा, तो क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, कंप्लीट एसिटिल डेरिवेटिव समझ में आ गया। तो मतलब अभी तक हमने क्या देख लिया, लैब टेस्ट देख लिया, एस्टरिफिकेशन देख लिया और एसिटिल डेरिवेटिव्स भी देख लिए। ठीक है, लैब टेस्ट देख लिया, एस्टरिफिकेशन देख लिया, एसिटिल डेरिवेटिव्स देख लिए। अब हम बढ़ेंगे, ये सब क्या था कि OH बॉन्ड टूट रहा था। ठीक है, अब हम OH बॉन्ड टूट रहा था, अब हम देखेंगे ये बॉन्ड किस किस में टूटता है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में का बॉन्ड किस कौन से रिएक्शन में टूटता है, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है अल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन। याद करो फिर से, अल्किल हैलाइड्स का चैप्टर क्या था, रिएक्शन हमने लिया कि अल्कोहल, उसको रिएक्ट कराया है हाइड्रोजन हैलाइड से, क्या बनेगा, अल्किल हैलाइड बनेगा, किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या थी, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा, सेकेंडरी उसके बाद, प्राइमरी सबसे कम दिखाएगा। और वहीं पे हाइड्रोजन हैलाइड की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या थी, HI मोर देन HBr मोर देन HCl, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इन दोनों के बीच में होंगी। समझ गए, और ये सबसे कम रिएक्टिविटी दिखाता है, मतलब कि इसके कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। कौन सा कैटलिस्ट था, ZnCl2। इन दोनों को कैटलिस्ट की जरूरत थी क्या, नहीं, आत्मनिर्भर, लेकिन ये नहीं आत्मनिर्भर, उसको चाहिए ZnCl2। ठीक है, उसके बाद में फास्फोरस हैलाइड, फिर से एल्किल हैलाइड के चैप्टर क्या था, हमने लिया है अल्कोहल, अल्कोहल के साथ में रिएक्ट कर रहा है, PX3 हो सकता है या तो फिर PX5 हो सकता है। PX5 का एग्जांपल PCl5। ठीक है, लिया हमने एक अल्कोहल, ठीक है, ले लिया, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे हम, PCl5 के साथ, क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। कौन सा, इस केस में क्लोरीन यूज किया है, तो क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड बनेगा। खत्म, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड देख लिया, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर। उसके अंदर भी क्या होगा, क्या पढ़ रहे हैं हम, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जब टूटेगा, ऐसे कौन से रिएक्शन पर टूटेगा वो पढ़ रहे हैं। कौन सी फर्स्ट रिएक्शन देखी, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, दूसरी कौन सी देखी, फास्फोरस हैलाइड के साथ, तीसरी कौन सी देखेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन के साथ। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या, नाम से समझ में आता है, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, इसका मतलब ही क्या, लिया हमने अल्कोहल, कैसे लिया, ऐसे लिया। ठीक है, देखिए अल्कोहल सपोज फॉर एग्जांपल हमने लिया, इसको हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अब क्या करना है हम लोगों को, वाटर निकालना है,
वाटर कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। मतलब ही क्या, याद करो, ग्रीक अंकल क्या बोलते हैं, अल्फा को 1 बीटा को 2। इस कंपाउंड के अंदर ये है कार्बन एटम नंबर 1, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, यानी कि अल्फा का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बीटा का हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर H2O को निकाल देते हैं और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, ये बन गया अपना इथीन प्लस वाटर, इसी को बोलते हैं हम डिहाइड्रोजनेशन। अब याद करो, अगर हमने कोई असिमेट्रिक अल्कीन लिया तो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज रहती है, या तो राइट, ये लिया हमने एक असिमेट्रिक अल्कीन, ठीक है, ये एक असिमेट्रिक अल्कीन लिया, इसको हमने रिएक्ट करा है H2SO4 के प्रेजेंट में, ठीक है, और यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया OH ग्रुप को। असिमेट्रिक अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, असिमेट्रिक अल्कोहल को हमने H2SO4 के प्रेजेंट में रिएक्ट करा, तो क्या होगा, अब ये अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो अब कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखेंगे, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अब कौन सा बीटा कार्बन निकलेगा, याद करो शेड्सर रूल, शेड्सर रूल क्या बोलता, उस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा जिससे डबल बॉन्ड को सबसे ज्यादा कार्बन आइटम सब्स्टिट्यूटेड रहो। यहां पे अगर बना तो इस कार्बन को कितने अटैच थे, एक भी नहीं, मतलब सिर्फ ये एक है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्यादा सब्स्टिट्यूट रहेगा नहीं। इस कार्बन को अगर अटैच हुआ तो उसको एक चेन है, ये दूसरी चेन है, तो शेड्सर रूल के हिसाब से कहां पे डबल बॉन्ड ज्यादा प्रेफरेंस दिखेगा, इस कार्बन के साथ, तो कौन सा अल्कीन बनेगा, ये, ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन हमने देख लिया। तो क्या क्या देखा हमने अभी तक, हमने सबसे पहले देखा, क्या देखा, लैब टेस्ट देखे, लैब टेस्ट के अंदर सबसे पहले, चलो फास्ट रिवीजन, कम ऑन, लैब टेस्ट के अंदर हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट के अंदर क्या होता था, जो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है, एसिडिक प्रॉपर्टी कौन दिखा रहा था, फिनॉल, कौन सा, वीक, तो यानी वीक एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाने वाला फिनॉल क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेगा, और अल्कोहल क्या रहेगा, एक्वियस है, एक्वियस के अंदर रहेगा न्यूट्रल, ठीक है, तो यानी लिटमस पेपर के ऊपर वो कोई भी चीज नहीं करेगा। उसके बाद में हमने देखा था रिएक्शन विद बेसिस, अल्कोहल न्यूट्रल है, जिसके वजह से वो सोडियम बाइकार्बोनेट या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन फिनॉल था वीक एसिडिक कैरेक्टर वाला, तो इसकी वजह से वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक फिनॉल टेस्ट, उसके अंदर हमने क्या करा था, फेरिक्लोराइड रिएक्ट करा था, जिसकी वजह से हमको पर्पल, वायलेट या फिर ग्रीन कलर का एक कंपाउंड मिलता है, और उसके वजह से हमको पता चल जाए कि जो हमने सब्सट्रेट लिया था वो फिनॉल ही था। फिर हम लेते हैं लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, लुकास रिएजेंट यूज करते हैं। लुकास रिएजेंट मतलब क्या, HCl और ZnCl2। उसके अंदर क्या होता है कि अल्कोहल जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्युबल रहते हैं, लेकिन अल्किल क्लोराइड जो है वो इनसॉल्युबल रहते हैं। इनसॉल्युबल होने की वजह से टर्बिडिटी दिखाएंगे, तो बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ द अकरेंस ऑफ टर्बिडिटी, टर्शियरी क्या करते हैं, डालते के साथ टर्बिडिटी दिखाएंगे, सेकेंडरी क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद टर्बिडिटी दिखाते हैं, और प्राइमरी क्या करते हैं, उनको हीट करने के बाद ही टर्बिडिटी दिखानी पड़ती है। तो इसके बेसिस पे हमने कैसे डिफरेंशिएट किया, सेकेंडरी अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को और टर्शियरी अल्कोहल को, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मतलब क्या, जब भी हम एक अल्कोहल लेते हैं उस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या तो फिर एसिड हैलाइड के साथ या तो फिर एसिड हाइड्राइड के साथ किसकी इन तीनों में से किसी के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमें क्या मिलता है, एस्टर। उसका हमने मैकेनिज्म भी पूरा डिटेल में पढ़ा, क्या कौन सा कांसेप्ट होता है वहां पे, टॉटोमरिज्म, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा एसिटिल डेरिवेटिव्स। इसका मतलब ये क्या, कोई भी एक सबस्ट्रेट के अंदर कितने नंबर ऑफ अल्कोहलिक या फिनोलिक ग्रुप्स है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस सबस्ट्रेट का एसिटिलेशन करेंगे। हमने एग्जांपल लिया था सैलिसिलिक एसिड का, उसका एसिटिलेशन करने के बाद हमको क्या मिला था, एस्पिरिन, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या, अल्कोहल से H2O निकल जाएगा, जिसकी वजह से बचेगा एल्कीन। अगर एक असिमेट्रिक अल्कोहल लिया हमने तो हमको क्या मिलेगा, अल्कीन, जिसके अंदर शेड्सर रूल अप्लाई होता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन, वो हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। यहाँ तक कि किसी को भी कोई डिफिकल्टी हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।